नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास का आपका पहला टॉपिक है शहीद दिवस। हाल ही में भारत में 30 जनवरी 2023 को शहीद दिवस के तौर पर मनाया गया है। यह दिवस उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस दिवस पे एक और खास बात होती है, बापू महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर इसे चिन्हित किया गया है। बापू महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। कहां? गुजरात के पोरबंदर। पिता का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद लंदन गए, ब्रिटेन। यहां जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर की पढ़ाई के बाद गांधी एक केस के सिलसिले में 1893 में अफ्रीका प्रवास पर गए और अफ्रीका प्रवास पर जब गांधी गए तो वहां गांधी के द्वारा हुआ रंगभेद का मुद्दा जब उन्हें काला कूली कहकर ट्रेन से फेंक दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं अफ्रीका के लोगों की समस्याओं से वो अवगत हुए कि रंगभेद के कानून के कारण किस प्रकार से अफ्रीका में भारतीय लोग प्रताड़ित हैं। गांधी ने उसी समय इस बात का निश्चय किया कि अब तो वे अफ्रीका से इस प्रकार के कानून को समाप्त करके ही भारत जाएंगे। तो गांधी ने अफ्रीका में जितने भी भारतीयों के खिलाफ कानून थे, रंगभेद जैसे कानून थे, विवाह का कानून था, इन सब के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया और गांधी ने अपने सत्याग्रह हुआ, हड़ताल जैसे जो हथियार रहे, उनका सफलतम प्रयोग अफ्रीका की धरती पर कर लिया। और उन सफलतम प्रयोग की सफलता के बाद अफ्रीका की जनता को, वहां के भारतीय लोगों को अंग्रेजों के प्रताड़ित करने वाले कानून से मुक्ति दिलाने के बाद गांधी अंततः 9 जनवरी 1915 को भारत आए। जब गांधी 1915 को भारत आए तो इस 9 जनवरी के दिवस को हम भारत में NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाते हैं और हर साल इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस बार इंदौर में NRI डे पर स्पेशल समिट किया प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। इस सम्मेलन का, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और अलग-अलग देशों में जाके बसे हैं और भारत की सेवा कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में आदि में योगदान दे रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं योगदान को प्रोत्साहित करना और उनको सम्मानित करने के लिए दिवस मनाया जाता है, उनके महत्व को रेखांकित किया जाता है इस दिवस को। और इस बार इंदौर में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। गांधी 1915 में जब भारत आए उसके बाद किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े। 1915 के बाद 2 साल गांधी ने भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण के बाद अंततः 1917 से गांधी भारतीय राजनीति में शामिल होना प्रारंभ किया और उसके बाद गांधी ने चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद आंदोलन, इन सभी मूवमेंट के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और बाद में 1920 में एक बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन के बाद 1930 में सविनय भाग्य आंदोलन चलाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कहीं ना कहीं एक बड़े प्रयास हुए और इन प्रयासों के चलते गांधी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। गांधी का जो प्रमुख हथियार था वो अहिंसा और सत्य को मानते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को विश्व में अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, एक और बात, गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मार दी थी, जिसके बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई थी और इसी दिन को हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में एक ही दिन को शहीद दिवस नहीं मनाया जाता। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग राज्य में अलग-अलग तिथि को शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हमें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक दिवसीय परीक्षाएं दे रहे हैं तो हमें उन दिवसों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि भारत में कहां-कहां अन्य तिथियों पर शहीद दिवस मनाया जाता है। जैसे 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस दिवस को हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं 23 मार्च को। 19 मई को असम के शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 19 मई 1961 को असम राज्य की पुलिस ने वहां के लोगों को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि शहीद मार गए थे उनके पुलिस के हमले से, इसलिए असम का शहीद दिवस मनाया जाता है। इस शहीद दिवस को भाषा शहीद दिवस भी कहा जाता है। इसके अलावा 13 जुलाई को
जम्मू कश्मीर का शहीद दिवस मनाया जाता है। महाराजा हरि सिंह गौर डोगरा राजवंश के राजा थे और इन्हीं ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया था। महाराजा हरि सिंह के शासन के खिलाफ कई लोगों ने उस समय प्रदर्शन किया था। एक समय उस प्रदर्शन में कई लोग मारे गए थे। उन प्रदर्शनकारियों की मृत्यु के दिन को 13 जुलाई को कश्मीर में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगर 17 नवंबर की बात करें तो 17 नवंबर में उड़ीसा में शहीद दिवस मनाया जाता है। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि होती है। लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में अमृतसर में एक मूवमेंट का आंदोलन छेड़ा था और उसमें जब लाठीचार्ज हुआ तो उस लाठीचार्ज में सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उस समय लाला लाजपत राय ने एक वक्तव्य दिया था जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। तो वो वक्तव्य भी आपको याद रखना है कि लाला जी का वक्तव्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। लाला जी गर्मपंथी नेता माने जाते थे। उग्रवाद को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था और कहीं ना कहीं इस माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चालू हुआ था। तो लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि 17 नवंबर को उड़ीसा में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो 19 नवंबर भी शहीद दिवस होता है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर भी शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। 1857 की क्रांति में जो लोग शहीद हो गए थे उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व कर रही थी और वहां यूरोज के साथ लड़ते लड़ते इन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था। 24 नवंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो सिख समुदाय इसे शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करता है। अगर हम सिख समुदाय के 24 नवंबर के शहीद दिवस की बात करें तो ये सिख गुरु तेग बहादुर जी के लिए मनाया जाता है। ये 9वें गुरु थे सिख समुदाय के। इन्होंने औरंगजेब की कट्टरपंथी नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिसने उस समय बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण करवाया, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लोगों को मजबूर किया। इसका विरोध गुरु तेग बहादुर जी ने किया और अंततः 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी और इन्हीं की याद में 24 नवंबर को सिख समुदाय शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करता है। तो ये हमने भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तिथियों पर मनाए जाने वाले शहीद दिवस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगले करंट अफेयर की दृष्टि से आपकी अगली स्लाइड में दिया हुआ है पश्मीना शॉल। दोस्तों पश्मीना शॉल जो है इसको फ्रेंच टच मिला हुआ है। अब फ्रेंच टच मिलने का क्या तात्पर्य है तो याद रखिएगा पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर की जीआई टैग प्राप्त शॉल है जिसकी उत्पत्ति कश्मीर से है, कश्मीर में निर्माण के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे कश्मीर का भौगोलिक संकेत जो है वो मिल गया है, प्रमाण मिल गया है। तो जब भी आप पश्मीना शॉल की बात करेंगे तो आपको कश्मीर की शॉल ही याद आएगी और वही आपके दिमाग में आना है। तो पश्मीना शॉल जो है उसको फ्रेंच टच मिलने का मतलब क्या है दोस्तों? पश्मीना शॉल बेसिकली फेमस है अपने जड़ी बूटे के काम के लिए। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पर जरी का काम होता है ना, एक पारंपरिक तौर पर कढ़ाई करके इसको तैयार किया जाता है, लेकिन फ्रेंच टच देने के साथ इसमें एक नए युग के हिसाब से चित्रात्मक प्रस्तुति देकर इसके सौंदर्य को प्रस्तुत करने का काम किया गया है। मतलब एक प्रकार से इसके स्थान पर चित्रात्मक सौंदर्यात्मक रूप से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए इसका बोला गया कि फ्रेंच टच दे रहे हैं। ठीक है, अब पश्मीना शॉल है क्या दोस्तों? सर्दी के मौसम में गर्मी प्राप्त करने के लिए जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो पश्मीना शॉल का प्रयोग करते हैं। पश्मीना जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, पश्म से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुनाई योग्य फाइबर और इसे मुख्यतः हम ऊन के तौर पर देखते हैं। पश्मीना लद्दाख में मिलने वाली पालतू बकरी चांगथांगी के ऊन से प्राप्त किया जाता है।
चांगथांगी जो बकरी है इसको चांगपो समुदाय पालता है। ये जो चांगपो समुदाय है इसे एसटी का दर्जा दिया गया है, विशेष अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है भारत में। और ये एक खाना बदोश समुदाय के तौर पर जाना जाता है। ये जो समुदाय है यही इस बकरी को पालता है और इसी के ऊन से ये पश्मीना शॉल बनाने का काम होता है। क्योंकि ये बहुत कीमती ऊन है और एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 72 घंटे का समय लगता है। इतनी मेहनत के बाद ये शॉल बनाई जाती है, इसलिए महंगी होती है। एवरेजन इसकी कीमत 1500 से 1.5 लाख रुपए तक होती है पश्मीना शॉल की। ठीक है। अच्छा, पश्मीना शॉल जो है इसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग के बारे में हम बात करें तो भारत सरकार ने 1999 में इसके लिए एक एक्ट बनाया था ताकि किसी भी प्रोडक्ट को उसके भौगोलिक पहचान दिलाई जा सके। जिस जगह पर वो बनाया जाता है उस जगह के नाम से उसकी भौगोलिक पहचान देने का कार्य जीआई टैग के तहत किया जाता है। उसके लिए 1999 में अधिनियम बनाया गया। अधिनियम को 2003 में लागू किया गया और 2004-5 में पहली बार दार्जिलिंग चाय, दोस्तों किसको, दार्जिलिंग चाय जो है इस चाय को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया तो दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया था 2004-5 में। 2003 में अधिनियम के लागू होने के बाद तब से अभी तक अलग-अलग समय पर अलग-अलग उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाता है जिससे उनकी भौगोलिक पहचान निश्चित होती है। जैसे आपने देखा होगा महेश्वरी साड़ी की बात कर लें, चंदेरी की साड़ी की बात कर लें, ये सब जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, इनको अपने लोकल स्थानीय पहचान प्राप्त है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे के लेक्चर में जाते हैं और कुछ अन्य तथ्यों पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पश्मीना के बारे में आप जान चुके होंगे। जब भी आप पश्मीना सुनेंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसकी विशेषताओं को जान पाएंगे और दूसरों को बता पाएंगे और एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी बना पाएंगे। ठीक है, अगली स्लाइड है जिसमें हम बात करेंगे गांठदार त्वचा रोग। गांठदार त्वचा रोग जो है दोस्तों ये पशुओं से संबंधित रोग है। गाय भैंसों में ये देखा जाता है और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पंजाब सरकार ने हाल ही में गोट पॉक्स वैक्सीन की 25 लाख खुराकें एयरलिफ्ट करके मंगाई है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि पंजाब सरकार को 25 लाख खुराकें इस वैक्सीन की मंगानी पड़ गई। तो ये वैक्सीन जो है ये इस गांठदार त्वचा रोग के रोकथाम के लिए काम आने वाली एक कारगर वैक्सीन के रूप में जानी जाती है जो पंजाब सरकार ने मंगाई है। ये रोग बहुत बड़े लेवल पर यहाँ के जानवरों में देखा गया है। इस रोग से लगभग 1.75 लाख पशु प्रभावित हुए हैं और लगभग 18,000 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है इस रोग के कारण इस राज्य में। इसलिए सरकार ने इसके लिए ये वैक्सीन एयरलिफ्ट करके मंगवाई है। अब इस रोग के कारण क्या है तो इस रोग का कारण है लंपी स्किन डिसीज। याद रखिएगा कि ये मवेशियों और भैंसों में लंपी स्किन डिसीज वायरस के कारण होता है और इसका संक्रमण मच्छरों से, मक्खियों के काटने से और कीड़े के काटने से फैलता है। याद रखिएगा कि एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण मक्खी, मच्छर और कीड़ों के काटने से होता है और सबसे पहली बार ये रोग 1929 में जाम्बिया में देखा गया था। कहां देखा गया था? जाम्बिया में एक महामारी के तौर पर ये रोग सामने आया था। फिर विश्व के अन्य क्षेत्रों में ये फैल गया क्योंकि एक संक्रमण वाली बीमारी है। इस बीमारी में अलग-अलग प्रकार के लक्षण जो है वो पशुओं में देखने को मिलते हैं। कौन से लक्षण? जैसे पशुओं को चबाने में दिक्कतें आती हैं, खाना नहीं खा पाते हैं वो, पशु जो है वो मुंह से लार टपकाते हैं, पशु की आंख से, नाक से एक तरल पदार्थ निकलने लगता है, पशुओं को बुखार आता है, चमड़ी पर छाले से पड़ जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। याद रख लेना लक्षण कौन कौन से हैं। और इंपॉर्टेंटली बात यह है कि जब पशु खाना नहीं खा पाते, चबाने में उनको प्रॉब्लम होती है तो इस कारण से दूध का उत्पादन गिरता है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और इसी को चिंता को देखते हुए पंजाब सरकार ने ये वैक्सीन बुलाई है।
अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसका उपचार क्या है, तो उपचार के तौर पर गॉट पॉक्स वैक्सीन और शिप पॉक्स वायरस के टीके ये माने गए हैं कारगर। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि इसके लिए कोई एंटीवायरल वैक्सीन नहीं बनी है। इसका सबसे अच्छा उपचार है उचित देखभाल। आप उचित देखभाल के माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं। सहायता के लिए वैक्सीनेशन का काम ये देखा जाता है, ये याद रखना। बराबर। चलिए, तो ये बात की हम लोगों ने गांठदार त्वचा रोग के बारे में, जो कि एक संक्रामक बीमारी है, पशुओं की बीमारी है, और पंजाब सरकार ने इसके लिए वैक्सीन जो है वो 25 लाख खुराकें एयरलिफ्ट करके बुलवाई है। क्लियर। चलिए अगले स्लाइड में अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, और आपका अगला टॉपिक है दोस्तों गोपनीयता दिवस, डेटा गोपनीयता दिवस। दोस्तों हर साल 28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डेटा की गोपनीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। किसी की भी प्राइवेट डेटा लीक होने से कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए भारत सरकार ने 2019 में इसके लिए एक अधिनियम बनाया है ताकि लोगों के डेटा की सेफ्टी को वरीयता दी जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए। हर साल कहीं ना कहीं इसको वरीयता दी जाती है, और आपकी डेटा प्राइवेसी फर्स्ट इस बार थीम रखकर इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। अगला टॉपिक है एटीकोप्का। एटीकोप्का खिलौना शिल्पकार जो है सीवी राजू, आंध्र प्रदेश के हैं। इन्हें इस बार पद्मश्री पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मन की बात कार्यक्रम में भी इनकी बात की। एटीकोप्का वास्तव में है क्या और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं इसके माध्यम से। दोस्तों याद रखिएगा, एटीकोप्का एक गांव है आंध्र प्रदेश का। एटीकोप्का गांव के जो लोग हैं वो एक शिल्प कला में लगे हुए होते हैं, बहुत अच्छे शिल्पकार हैं यहाँ के सभी लोग। ये खिलौना बनाते हैं, जो खिलौना होता है लकड़ी का। ये जो लकड़ी का खिलौना बनाते हैं, इस खिलौने को लकड़ी से हाथ से बनाते हैं और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके इसे सजाते हैं। और इस खिलौने की खासियत ये होती है कि इसमें एक भी कोना नहीं होता, बिना किसी कोने के ये खिलौना बनाया जाता है। और इसके प्रसिद्ध जो शिल्पकार हैं सीवी राजू, उन्हें इस खिलौने के लिए ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके कारण ये खिलौना आज हर जगह पर फेमस है। इसका विदेशों में भी अब निर्यात करने की तैयारी है। इस खिलौने के भी 2017 में जीआई टैग दिया जा चुका है। याद रखिएगा, जीआई टैग जो है वो इस खिलौने को 2017 में दिया जा चुका है। और जीआई टैग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है। ठीक है, तो एटीकोप्का जो है वो खिलौना है जो कि बनाया जाता है एटीकोप्का गांव के लोगों के द्वारा, और इसी के लिए आंध्र प्रदेश के सीवी राजू को पुरस्कृत किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे यहां तक की चीजों के बाद अगले स्लाइड में देखते हैं कुछ और करंट अफेयर के टॉपिक्स। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षा हो, वो जेल प्रेरी की परीक्षा हो, वन रक्षक की परीक्षा हो, पटवारी हो, या पीएससी एसएससी के एग्जाम में क्यों ना हो, सभी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर के। तो कोशिश करिएगा कि कॉपी लेकर नोट करते जाएं। ठीक है, आपके पास एक अच्छा नोट होना चाहिए करंट अफेयर का, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने का जो आधार है, वो आधार आपको करंट अफेयर मजबूती से प्रदान करता है। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं T1 व्यवस्था या छोटे निपटान चक्र। T1 व्यवस्था क्या है? ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रेड 1, ट्रेड प्लस 1। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार से संबंधित ये व्यवस्था है। अभी तक हम ये देखते थे कि जो शेयर मार्केट में आप जो भी ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उसका लेन देन करने में आपको 2 वर्किंग डे का समय लगता था। तो ये T+1 व्यवस्था के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी आप ट्रेड का लेन देन करते हैं उसको 1 दिन के भीतर निपटाया जा सके, ताकि जो ग्राहकों की मार्जिन आवश्यकता होती है, मतलब ये कि आपको दूसरे अगर शेयर खरीदना है तो एक को बेचोगे, फिर आपके पास पैसा अकाउंट में आएगा, फिर आप दूसरे शेयर खरीदोगे, तो उस व्यवस्था को और खुदरा निवेश को बढ़ावा मिल सके। तो इसके लिए सरकार ने T1 व्यवस्था जो है वो लॉन्च की है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के क्षेत्र में एक वृद्धि, प्रगति देखने को मिलेगी, और निवेशक जो होंगे वो खुदरा और मार्जिनल आवश्यकताओं को अपनी
कहीं ना कहीं सेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगला टॉपिक है लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा। दोस्तों, लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने 26 जनवरी 2023 की जो गणतंत्र दिवस की परेड रही उसमें कर्तव्य पथ जो है उसको वो जो है वहां पर हमारे हर साल परेड निकलती है 26 जनवरी को, जहां पर हम भारतीय सेना के भारत के दमखम का प्रदर्शन करते हैं। और उस प्रदर्शन में आकाश मिसाइल की जो प्रणाली है उसका नेतृत्व जो है वो लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने किया। तो लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा जो है वो मेड इन इंडिया तकनीकी पर आधारित आकाश मिसाइल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं 26 जनवरी की परेड में। अब अगली स्लाइड में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आकाश मिसाइल है क्या, ठीक है, और इसे किसने बनाया है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आकाश मिसाइल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। ये मिसाइल प्रणाली डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है, ये याद रखना है, और इसे पूरी तरीके से भारतीय तकनीकी के आधार पर बनाया गया, मेड इन इंडिया है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना में और 2015 में भारतीय स्थल सेना में शामिल किया गया था। यह मिसाइल जो है ये 1990 में ही पहली बार आयोजित की गई थी, उसके बाद इसका काम चालू हुआ और अंततः 2014 में ये सेना में शामिल हो गई थी पहली बार। इस मिसाइल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार का जो सिस्टम दूसरे देशों ने डेवलप किया हुआ है, भारत की आकाश मिसाइल के जैसा सिस्टम दूसरे देशों ने जो तैयार किया है उसकी तुलना अगर हम करें तो इसकी लागत जो है वो 8 से 10 गुना कम है। यही कारण रहा कि इतना बेहतर मिसाइल सिस्टम आपको इतने कम दामों में अगर मिलेगा तो आप डेफिनेटली उसको मंगवाना चाहेंगे। तो हमारे देश के आसपास के जो देश है दक्षिण पूर्वी देश, उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने की मंशा जताई है। इसलिए भारत सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। मतलब अब भारत रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा सामग्री के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, और न केवल आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अपने जितने भी हथियार की प्रणाली विकसित कर रहा है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में भी आ गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत हथियार खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा है बल्कि हथियार बेचकर पैसे कमाने की व्यवस्था पर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये आकाश मिसाइल की बात की। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम लोग शी फीड्स द वर्ल्ड। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जिसका नाम है शी फीड्स द वर्ल्ड। ये मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें पेप्सिको और केयर कंपनी का नाम आता है। पेप्सिको और केयर कंपनी ने भारत में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया है शी फीड्स द वर्ल्ड। शी फीड्स द वर्ल्ड जो है ये शुरुआत जो है वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया है। मतलब इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत पेप्सिको और केयर ने की है। दोस्तों, केयर जो है वो एक बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, और पेप्सिको अमेरिका की फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। जो स्नैक्स होते हैं जैसे लेज, चिप्स, इस प्रकार के आइटम बनाने वाली कंपनी है पेप्सिको। तो इन दोनों कंपनियों ने भारत में इस अभियान का, इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को तो उद्देश्य बनाया है, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, इस कार्यक्रम का अंदर जो इन्होंने काम करना है वो ये है कि ये महिलाओं को कृषि कार्य में इन्वॉल्व करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को कृषि कार्य में इन्वॉल्व करने की बात करते हुए ये कहते हैं कि जितना कृषि क्षेत्र में पुरुषों को अधिकार दिया गया है उसी के समान महिलाओं को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो जो उपज होती है वो लगभग 20 से 30% तक बढ़ाई जा सकती है। और दोस्तों, अगर 20 से 30% तक अगर आपने कृषि उपज को बढ़ा दिया तो इसके परिणाम बहुत ही अलग होंगे। अलग ऐसे होंगे कि देश छोड़िए, विश्व में 150 मिलियन लोग जो भूखे रहते हैं उनकी संख्या को कम किया जा सकता है अगर इस प्लान को अप्लाई कर दिया, ऐसा मानना है कहीं न कहीं विशेषज्ञों का। तो ये कार्यक्रम याद रखिएगा, महिलाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए पेप्सिको और केयर के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम है शी फीड्स द वर्ल्ड। क्लियर? चलिए, अगला आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है
विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन जो है उसे भारत का हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो वो है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है उसने एक पहल की है जिसके तहत वह 26 जनवरी से 1 फरवरी तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक प्रदर्शनी प्रारंभ कर रहा है मुंबई में। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि खादी और ग्राम उद्योग से संबंधित उत्पादन करने वाले जो उत्पादक हैं और जो खरीदार है, मतलब बेचने वाले और खरीदने वालों को संपर्क में लाया जाए, उनको मिलाया जाए, ताकि खादी और ग्राम उद्योग का जो व्यवस्था उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये पहल महाराष्ट्र के खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड ने की है। देश में अगर बात करें तो देश में खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1957 में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, आयोग की स्थापना की गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार से स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गई व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों वीर गार्जियन 2023। ये वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण है जो भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, याद रखिएगा जापान की वायुसेना जो उसका क्या नाम बोलते हैं, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है वो, और भारतीय वायुसेना के बीच का युद्ध अभ्यास है। एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। याद रखना, दो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास जो होते हैं वो दो देशों के बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, सहयोग के क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए शुरू किए जाते हैं। तो जापान और भारत के बीच का जो युद्ध अभ्यास है वो है वीर गार्जियन 2023। कई सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जहां पर एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हैं कि ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है। क्या ये क्वेश्चन दे देगा भारत और जापान के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है वायुसेना का, तो याद रखिएगा वीर गार्जियन 2023 दोस्तों। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि क्या जापान और भारत वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास करते हैं साथ में? नहीं, इसके अलावा और भी युद्ध अभ्यास है जो ये दोनों देश एक साथ करते हैं, जिसमें गार्जियन सैन्य, जिमेक्स नौसेना का अभ्यास है, शिन्योमेत्री वायुसेना का अभ्यास है, और मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन सबके साथ मिलकर ये देश आयोजित करते हैं। ये याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये रहा जापान और भारत के बीच हुए युद्ध अभ्यास का कहीं ना कहीं फैक्ट्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, याद करिए, इसको नोट करिएगा ताकि एक अच्छा सशक्त नोट तैयार हो जाए आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मना शिकारगढ़। दोस्तों, शिमलीपाल जो उद्यान है ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण उद्यान है जो हाथियों के लिए भी फेमस है। और इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आज कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2019 के बाद अगर देखें तो 11 हाथियों की मौत हो चुकी है, और इन हाथियों की जो मौत हुई है वो क्यों हुई है? शिकारियों के कारण हुई। तो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इसीलिए शिकार स्थल बन गया है पशुओं का। यहाँ 2019 के बाद से 11 हाथियों की मौत हो चुकी है, और शिकार किस लिए किया गया है? हाथियों के दांत के। तो यहाँ हाथी दांत के लिए शिकार किया गया हाथियों का। याद रखिएगा, हाथी जो है वो हमारे देश का विरासत पशु के तौर पर घोषित किया गया है, जिसके संरक्षण के लिए 1992 से हाथी परियोजना का प्रारंभ भी किया गया है, और हाथी धरातल का बड़े प्राणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिमुल रेशम कपास के पेड़ के नाम पर पड़ा है, ये भी याद रखना है। और शिमलीपाल को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी भारत सरकार ने घोषित किया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार को जरूरत है इस पर एक्शन ले, ताकि हाथी की संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, आज कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगले लेक्चर में फिर करंट अफेयर की नई क्लास के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।